अरे मेरे क्लास 8 के धुरंधरों, मैं हूं आपका अपना सौरभ भैया। बाबू, फाइनली आ गई है आपकी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम अपनी इस 2026-27 नई बुक से क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, का श्री गणेशा करेंगे। एकदम देसी स्टाइल में आज इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तरों का धुआं धुआं करने वाले हैं। प्रश्न एक, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? बाबू, आजकल हम फैक्ट्री शब्द सुनते हैं जहां सामान बनता है ना, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो व्यापारी इन जगहों पर बैठकर अपना बिजनेस चलाते थे, उन्हें ही एक खास नाम से बुलाया जाता था। सही जवाब है ए, फैक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शुरुआती अंग्रेज व्यापारी भारत में अपना कामकाज संभालते थे, उन्हें फैक्टर कहा जाता था और उनके काम करने की जगह फैक्ट्री कहलाई। प्रश्न दो, फरमान शब्द का अर्थ है। अब बाबू, पुरानी फिल्मों में देखा है ना, जब कोई राजा अपने दरबार में बैठकर कोई बड़ा हुक्म सुनाता है, उस जमाने में राजाओं के मुंह से निकला हर शब्द एकदम कानून होता था, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता था। सही जवाब है ए, शाही आदेश। जब कोई मुगल बादशाह या राजा अपना कोई ऑफिशियल ऑर्डर या हुक्मनामा जारी करता था, तो उसी शाही आदेश को इतिहास की भाषा में फरमान कहते थे। प्रश्न तीन, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? लो भाई, जब मम्मी पुलाव में मसाले डालती है तो खुशबू से ही भूख बढ़ जाती है ना। बस इन्हीं मसालों की खुशबू सूंघते सूंघते अंग्रेज और पुर्तगाली 7 समंदर पार करके इंडिया के इसी मालाबार तट पर खींचे चले आए थे। सही जवाब है बी, काली मिर्च इलायची। केरल के पास वाला ये मालाबार तट दुनिया भर में अपने तीखे और खुशबूदार मसालों के लिए इतना फेमस था कि विदेशी इसके लिए मुंह मांगी कीमत देते थे। प्रश्न चार, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? बाबू, जैसे आज भारत इतना बड़ा देश है, तो इसे आसानी से चलाने के लिए हमने इसे अलग अलग राज्यों में बांट रखा है ना। बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजों ने भी इतने बड़े इंडिया पर अपना कंट्रोल रखने के लिए इसे बड़े हिस्सों में बांट दिया था। सही ऑप्शन बी, प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए भारत को बंगाल, मद्रास और मुंबई जैसी बड़ी बड़ी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था। प्रश्न पांच, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बाबू, जब क्लास का मॉनिटर शोर नहीं रोक पाता, तो टीचर उसे हटा देते हैं ना। अंग्रेजों ने भी बिल्कुल ही झूठा बहाना बनाकर एक नवाब की गद्दी छीन ली थी कि तुमसे राज नहीं संभल रहा, तुम्हारा शासन कुशासन है। सही जवाब है डी, अवध। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली साहब पर इल्जाम लगाया कि वो अच्छे से राज नहीं कर रहे, और इसी झूठे बहाने से अवध को हड़प लिया। प्रश्न 6 का ए, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे व्यापारी कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। अब बाबू, अंग्रेजों ने इंडिया में अपनी ये लूटपाट वाली सबसे पहली दुकान कहाँ और किसने खोली थी? बस उसी कंपनी का नाम इस डिब्बे में भरना है, जो व्यापार के बहाने पूरे देश खा गई। सही जवाब है ईस्ट इंडिया। 1651 में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया व्यापारी कंपनी ने ही अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी, जहां से उनका पूरा बिजनेस चलता था। प्रश्न बी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। लो भाई, जब किसी की लॉटरी लग जाए तो मजे आ जाते हैं ना।
अंग्रेजों की भी एक ऐसी ही भयंकर जैकपॉट लॉटरी लगी थी, जब उन्हें एक बहुत बड़े प्रांत की तिजोरी की चाबी मिल गई थी। सही जवाब है बंगाल। 1765 में अंग्रेजों को बंगाल प्रांत की दीवानी मिल गई। मतलब अब बंगाल के सारे पैसे और टैक्स पर सिर्फ उनका कब्जा हो गया था। प्रश्न सी, सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति भी एक कारण था। बाबू, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। सिराजुद्दौला तो बहुत ताकतवर नवाब था, लेकिन उसकी हार की वजह कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही एक धोखेबाज सेनापति था। सही आंसर है मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर मिल गया था, और इसी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया। प्रश्न डी, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में नीति चलाई गई। क्लास का वो दादा याद है जो सबके टिफिन जबरदस्ती छीन लेता था? इस लॉर्ड डलहौजी ने भी एक ऐसी ही दादीगिरी वाली नीति बनाई थी, जिससे वो दूसरों के राज्य सीधे हड़प लेता था। उत्तर है विलय हड़प। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति चलाई थी। इसके तहत जिस राजा का कोई अपना सगा बेटा नहीं होता था, उसका राज अंग्रेज सीधे हड़प लेते थे। प्रश्न ई, ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक्ट के तहत की गई थी। जब फुटबॉल मैदान में फाउल होने लगे तो एक रेफरी की जरूरत पड़ती है ना। अंग्रेजों की कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए भी एक ऐसा ही एक्ट लाया गया था। सही आंसर है रेगुलेटिंग। ब्रिटिश काल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रश्न 7, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? बाबू, आजकल अनजान रास्ते पर जाने के लिए हम तुरंत गूगल मैप्स खोल लेते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट के समंदर में रास्ता भटकते हुए इस पुर्तगाली नाविक ने इंडिया का एकदम नया समुद्री शॉर्टकट खोज निकाला था। इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। सन 1498 में पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत तक पहुंचने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। प्रश्न 8, इजाजतनामे से क्या आशय था? लो भाई, जब किसी बड़े कॉन्सर्ट में जाना हो तो वीआईपी पास लगता है ना, जिससे सिर्फ आप अंदर जा सको। अंग्रेजों की महारानी ने भी अपनी कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने का ऐसा ही एक्सक्लूसिव पास दिया था। इसका उत्तर, इजाजतनामे का अर्थ था कि इंग्लैंड की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरब यानी भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस में टांग नहीं अड़ा सकती थी। प्रश्न 9, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? अब बाबू, ये वो भयंकर फाइनल मैच था जिसने डिसाइड कर दिया कि इंडिया की गद्दी पर कौन बैठेगा। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों की भयंकर लॉटरी लग गई और वो व्यापारी से सीधे हमारे देश के मालिक बन गए बैठे। इसका उत्तर, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का एकाधिकार मिल गई और वे भारत के वास्तविक शासन बन गए। ये लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों को राजाओं के खजाने की चाबी मिल गई और उन्होंने अपनी मर्जी के कठपुतली नवाब बिठाकर पूरे भारत को लूटना शुरू कर दिया। प्रश्न 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? बाबू, जब कोई रेस जीतने ही वाला हो और अचानक गिर जाए तो पीछे वाला बाजी मार लेता है ना। मुगलों के बाद मराठा इंडिया के किंग बनने वाले थे, लेकिन इस लड़ाई के प्लॉट ट्विस्ट ने अंग्रेजों का रास्ता एकदम साफ कर दिया। इसका उत्तर, पानीपत की तीसरी लड़ाई में
मराठों की बुरी हार हुई, जिससे उनका भारत पर शासन करने का सपना टूट गया और अंग्रेजों को सत्ता फैलाने का सुनहरा अवसर मिल गया। इस लड़ाई में मराठों के हारने से इंडिया में कोई बड़ी ताकत नहीं बची थी और इसी का पूरा फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया। प्रश्न 11, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? बाबू, जैसे आज हम विदेशी ब्रांड के महंगे कपड़े और परफ्यूम ढूंढते हैं ना, अंग्रेजों के जमाने में इसका एकदम उल्टा था। पूरी दुनिया के गोरे लोग इंडिया के मसाले और रेशम के दीवाने थे और मुंह मांगी कीमत देते थे। सही उत्तर, यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े, रेशम और काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की भयंकर मांग थी। इंडिया का मलमल, सूती कपड़ा और रेशम यूरोप में एकदम स्टेटस सिंबल था और यहाँ के चटपटे मसाले के बिना तो उनका खाना ही नहीं पचता था। इसलिए वो दौरे दौरे इंडिया आते थे। प्रश्न 12, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? बाबू, सोचो आप सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड रखो और वो धीरे धीरे आपके ही घर पर कब्जा कर ले। अंग्रेजों की सहायक संधि भी भारतीय राजाओं के लिए एकदम ऐसा ही बॉडीगार्ड वाला जाल था, जिसमें फंसकर वो बर्बाद हो गए। सही उत्तर, सहायक संधि की शर्तें। पहला, भारत राजा अपनी खुद की स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। दूसरा, राजा को सुरक्षा के बदले कंपनी की सेना का भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता था। तीसरा, राजा बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य देश से दोस्ती या संधि नहीं कर सकता था। इस संधि के बाद राजा अपनी खुद की सेना नहीं रख सकता था, उसे अंग्रेजों की सेना का पूरा खर्चा उठाना पड़ता था और वो बिना पूछे किसी से दोस्ती या दुश्मनी भी नहीं कर सकता था। मतलब राजा अपने ही घर में नौकर बन गया। प्रश्न 13, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या-क्या सुधार किए गए थे? अब बाबू, पहले के जमाने में चोरी का केस हो या जमीन का झगड़ा, सब एक ही जगह खिचड़ी बन जाता था। तो इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने आकर इंडिया के कोर्ट कचहरी सिस्टम को एकदम मॉडर्न और अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया था। सही उत्तर, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की। संपत्ति विवादों के लिए दीवानी अदालत और आपराधिक मामलों के लिए फौजदारी अदालत। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक नया नियम लागू किया और हर जिले में 2 नई अदालतें खोल दी। जमीन पैसे के झगड़ों के लिए दीवानी अदालत और मारपीट वाले क्रिमिनल केसों के लिए फौजदारी अदालत बना दी गई। प्रश्न 14, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? लो भाई, अगर कोई किराएदार आपके घर में रहे, किराया भी ना दे और उल्टा आपको ही गालियां दे, तो आप उसे पीटोगे ना? अंग्रेजों ने भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ बिल्कुल यही गुंडागर्दी की थी, जिससे ये भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उत्तर, प्लासी युद्ध के मुख्य कारण। पहला, अंग्रेजों द्वारा बंगाल में बिना टैक्स दिए चोरी छिपे व्यापार करना। दूसरा, नवाब के मना करने के बावजूद कलकत्ता की किलेबंदी यानी चारों ओर दीवारें बनाना। तीसरा, नवाब के अधिकारियों का बार बार अपमान करना। अंग्रेज नवाब को टैक्स नहीं दे रहे थे, बिना पूछे कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां के चारों तरफ किले बना रहे थे और नवाब की कोई इज्जत नहीं करते थे। बस इसी बदतमीजी का बदला लेने के लिए प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। प्रश्न 15, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? बाबू, अगर आपके घर में कोई मेहमान आकर आप पर ही हुक्म चलाए और टैक्स देने से मना कर दे, तो गुस्सा आएगा ना? बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच भी इसी बात पर भयंकर लड़ाई शुरू हुई थी। इसका सही उत्तर, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा टैक्स ना चुकाना, अपनी किलेबंदी बढ़ाना और नवाबों का अपमान करना।
अंग्रेज बिना टैक्स दिए व्यापार करते थे और नवाबों के मना करने पर भी अपने किले की दीवारें बरी कर रहे थे, जिससे दोनों में भयंकर टकराव हो गया। प्रश्न 16, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? लो भाई, जब एक ही समोसे के चार लो भाई, जब एक ही समोसे के चार खरीदार आ जाए तो हलवाई भाव बढ़ा देता है ना। इंडिया के मसालों और सूती कपड़ों को खरीदने के लिए सारी विदेशी कंपनियों में ऐसी ही भयंकर होड़ मची थी। उत्तर, सभी यूरोपीय कंपनियां भारत में एक ही जैसी चीजें, मसाले, सूती कपड़े, रेशम सस्ते में खरीदना चाहती थी, जिससे कीमतों में वृद्धि हुई और कंपनियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सब के सब अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली इंडिया का माल सस्ते में खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर बेचना चाहते थे। इसी चक्कर में सब एक दूसरे की नावें डुबाने लगे। प्रश्न 17, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? अब बाबू, क्लास का जो सबसे ताकतवर लड़का होता है वो खुद को सबसे बड़ा बोस समझता है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी खुद को इंडिया का सबसे बड़ा बोस घोषित करने के लिए एक तगड़ी नीति निकाली थी। उत्तर, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्च की नीति अपनाई, जिसके तहत कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और वह किसी भी भारतीय राज्य का अधिग्रहण कर सकती है। हेस्टिंग्स की सर्वोच्च की नीति का सीधा मतलब था कि ब्रिटिश कंपनी ही सुप्रीम है और कोई भी देसी राजा उनके सामने नहीं टिक सकता। प्रश्न 18, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? बाबू, डलहौजी एकदम शातिर शिकारी था। उसने ऐसा नियम बनाया कि जिस राजा का कोई सगा बेटा नहीं होगा, उसकी मौत के बाद उसका पूरा राज्य सीधे अंग्रेजों के पेट में चला जाएगा। उत्तर, डलहौजी की विलय नीति के अनुसार यदि किसी शासक की बिना वारिस यानी बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसका राज कंपनी हड़प लेगी। इससे सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को नियंत्रण में लिया गया। डलहौजी ने इसी हड़प नीति का बहाना बनाकर झांसी, सतारा, नागपुर और उदयपुर जैसे कई राज्यों को बिना लड़े ही हड़प लिया और वहां अपना राज कायम कर लिया। लो बाबू, कर दिया ना अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तरों का एकदम परमानेंट वाला धुआं धुआं। उम्मीद है क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की इस 2026-27 नई बुक के सफर में आपको एकदम लल्लन टोप मजा आया होगा। वीडियो को लाइक ठोक कर अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगले अखाड़े में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे शेरों।